अभी कुछ ही टाइम पहले कुछ वीडियो ऐसी वायरल हो रही थी जिसमें या तो चाइना की आर्मी जो है वो इंडिया के अंदर घुस गई मार्च करते हुए, जैसे कोई पिक्चर चल रही हो ऐसे घुस रहे हैं भाई। फिर कुछ ऐसी वीडियोस थी जिसमें इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो घुटनों पे हैं, उनके आंखों पे पट्टी हैं और वो माफी मांग रहे हैं। एकदम से शॉक वैल्यू देने वाली जो वीडियोस होती हैं। जब मैं इसको उठाना शुरू करा ना, मैंने इसके डॉट्स कनेक्शन और इसकी रिसर्च शुरू करी तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि भाई ये वीडियोस जो है वो हमारे लिए तो है ही नहीं। पहली बात तो ये है फेक, ठीक है, ऑब्वियसली ये रूमर्स हैं, पर ये वीडियोस एक्चुअली हमारे लिए तो थी ही नहीं, हम तो सेकेंडरी थे। जैसे लगेगा ना कि भाई इंडिया में प्रोपोगेंडा करने के लिए ये वीडियोस बनाई गई होंगी, एआई जनरेटेड वगैरह वगैरह, ये हमारे लिए सेकेंडरी थी। खैर ये अगर हमारे लिए थी ही नहीं तो हमारे यहाँ आई कैसे? ऑब्वियसली चलो चाइनीज प्रोपोगेंडा जो भी टीम रही होगी उन्होंने लीक करी होंगी, पर हमारे देश में कितने गद्दार बैठे हुए हैं जो इनको वीडियोस को लीक करने के लिए रेडी है। वो अपने देश की इतनी बेइज्जती कराने के लिए रेडी है कि चाइना ने अटैक कर दिया सिर्फ इसलिए कि भाई मोदी हट जाए ऊपर से। भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रखो मत रखो एक अलग चीज है, पर देश तुम्हारा ही है, हमेशा ऐसे ही रहने वाला है सौ सालों तक। एक तो वीडियो मैं ऐसी देख रहा था इंस्टाग्राम पे, एक वीडियो डाल रखी थी जिसमें इंडियन सोल्जर्स जो है माफी मांग, मतलब उनको ऐसे करके कैरी करके ले जा रहे हैं, ठीक है, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ऑब्वियसली वो फेक वीडियो है, ठीक। उसके नीचे ना एक कमेंट था, गाइज दिस इज ट्रू, और वो बिल्कुल रियल अकाउंट था, फेक नहीं था। गाइज दिस इज ट्रू, आई फाउंड इट एंड दिस इज हैपनिंग बट गवर्नमेंट इज नॉट टेलिंग अस। वो जानता था बंदा जो कमेंट कर रहा है ना, ऐसा मत समझना कि वो किसी एजेंसी का अकाउंट होगा, ऐसे का फेक अकाउंट होगा, नहीं, वो रियल अकाउंट था। भाई इतनी मोदी से हेट के तुम अपने देश को ही नुकसान करने लग रहे हो यार। खैर मैं चलो इस वीडियो इन जो ये वीडियोस वायरल हो रही है ना, इनका सच बताता हूँ और आपको काफ़ी सरप्राइजिंग लगेगा, ठीक है। मैं थोड़ा ना पीछे जाता हूँ। जब गलवान के क्लैशेस हुए थे इंडिया के 2020 में, उस टाइम इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स जो हैं वो आपस में भिड़ गए थे और भिड़ने के बाद में दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई थी, जिसके ऊपर वो एक एक्ट्रेस है ना जो मैं नाम भूल गया यार, वो एक्ट्रेस लिख रही थी गलवान सेज हाय। तो मतलब मैं उस एक्ट्रेस को बोलना भी चाह रहा था, उनको मतलब तुम्हें पता ही नहीं है गलवान में क्या हुआ है। गलवान में इंसान ये सोचता है कि ठीक है हमने बहुत अच्छे से डिफेंस करा, लेकिन हम कहीं ना कहीं बैकफुट पे इसलिए थे क्योंकि हम चाइना के साथ वॉर नहीं छेड़ सकते। चाइना भाई इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हमें सिर्फ डिफेंस तक ही रहना पड़ा। पर एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं कि गलवान क्लैशेस हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी, सिर्फ हमारे लिए नहीं, यूएस के लिए भी बहुत बड़ी जीत थी। तो आपको कैसा लगेगा? इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी जीत थी और वो चीज़ चाइना को परेशान कर रही है बहुत लंबे टाइम से। इनफैक्ट जो इंटेलिजेंस गैदरिंग हमने करी थी ना उस टाइम पे, उससे इतना फायदा हो गया इंडिया को कि भाई चाइना जो है वो अब एग्रेशन इतनी आसानी से नहीं कर सकता इंडिया के ऊपर, या फिर अगर कर भी सकता है ना तो उसको पता है कि इंडियंस क्या करेंगे। चलो मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाता, मैं सीधे शुरू करता हूँ। तो गलवान वैली के जब क्लैशेस हुए थे 2020 के अंदर जून महीने में, तो जब हमारे सोल्जर्स भिड़े ना, तो उसके एक दो दिन बाद ही हमने इंडियन गवर्नमेंट ने बताना शुरू कर दिया कि भाई हमारे 20 सोल्जर्स जो है वो शहीद हो गए। तो जो हमारे सोल्जर्स थे जो शहीद हुए, तो उनको हमारी गवर्नमेंट ने रेस्पेक्ट दिए, और जो सोल्जर्स शहीद हुए थे उनके जो बच्चे थे या वाइफ थे वो अब आर्मी में आने लग गए थे। जैसे एक हमारे सोल्जर थे शहीद नायक दीपक सिंह, तो जब वो शहीद हुए तो उनकी जो वाइफ है वो अपनी टीचर की जॉब छोड़ के वो बन गई लेफ्टिनेंट रेखा सिंह, देश को सर्व करने के लिए। अब इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है, चाइना ने एक्चुअली कोई कैजुअलिटी को बताया नहीं। नॉर्मल इंसान को लगेगा कि भाई ठीक है ना, वो तो ऐसी कंट्री है जो एक वन पार्टी रूल है उनका, तो ऑब्वियसली चाइना जो है वो स्ट्रेटेजी बना रहा था कि इतनी जल्दी क्यों बताना है कि कितनी कैजुअलिटीज हुई है, क्या हुआ है। पर एक्चुअली चाइना ने बहुत टाइम तक नहीं बताया। इनफैक्ट 8 महीने तक चाइना ने कुछ नहीं बताया। 19 फरवरी 2021 को जाके चाइना ने पहली बार एक्सेप्ट किया, अनाउंस किया कि भाई हमारे तरफ से 4 कैजुअलिटीज हुई हैं और उसके अलावा कुछ इंजरीज हैं। ये काफी सरप्राइजिंग था कि भाई चाइना तो बहुत तगड़ा परफॉर्म कर गया कि 4 ही कैजुअलिटीज हुई हैं सिर्फ। लेकिन उसके बाद ना चाइना काफी वियर्ड चीजें करने लग गया। जैसे गलवान में जो क्लैशेस हुए थे ना, तो उनका एक कमांडर था कीफ अबाउ, तो उसको कुछ इंजरीज हुई थी, वही मेनली कमांडर इन चीफ मान सकते हो आप। तो उस बंदे को जब विंटर ओलंपिक्स हुए ना चाइना में कुछ टाइम बाद में, तो उसको टॉर्च बियरर बनाया गया। अब ये थोड़ा आपको शायद अजीब ना लगे, लेकिन ये बहुत अजीब चीज़ है, क्योंकि आप किसी आर्मी या सोल्जर को ना आप टॉर्च बियरर नहीं बनाते हो, वो भी जब वो एक्टिव इन आर्मी हो, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं होता विंटर ओलंपिक्स। खैर चलो, अगर ये सरप्राइजिंग नहीं लग रहा ना, तो आगे की चीजें लगेंगी आपको। जिस टाइम पे गलवान वैली के क्लैशेस हुए थे ना 2020 में, तो लेट 2020 में, मतलब 2020 के लास्ट के महीनों से लेके 2021 के लास्ट के महीनों तक, एक साल के अंदर अंदर 4 बार पीएलए जो उनकी आर्मी है, उसका जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, वेस्टर्न थिएटर कमांड ऐसे मान लो, टेक्निकल नहीं जाना, तिब्बत और जिनजियांग का रीजन जो है ना वही संभालते हैं, उसकी सारी सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ। तो उसका जो कमांडर है ना, वो इस एक साल में 4 बार बदला गया। और एक कमांडर तो ऐसा था जनरल जांग, जिसको चेंज भी करा गया, मतलब वो आया 6 महीने रहा और फिर हट गया अचानक से मिस्टीरियसली, और फिर कुछ टाइम बाद में उसकी जान भी चली गई एज पर रिपोर्ट्स। अब ये काफी कुछ अजीब हो रहा था। जब 19 फेब को चाइना ने अनाउंस करा ना कि हमारी 4 कैजुअलिटीज हुई हैं, तो उसके बाद में अगले ही दिन
काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को चाइना की पुलिस ने अरेस्ट करा। इंटेलिजेंस को तो खैर एक्चुअली उसी टाइम पता चल गया होगा, लेकिन अगर नॉर्मल पब्लिक इस चीज को जानना चाहेगी तो उन्हें कैसे पता चला कि चाइना ये वियर्ड चीजें क्यों कर रहा है। 2 साल बाद में ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट है एंथनी क्लैन, इन्होंने 2022 में एक रिपोर्ट सबमिट करी, एक आर्टिकल या जो भी आप उसे मान सकते हो, और वो थी गलवान क्लैशेस के ऊपर, और वो काफी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग टाइप रिपोर्ट थी। एंथनी क्लैन ने ये रिपोर्ट कैसे बनाई? अब ऐसे कुछ सोशल मीडिया रिसर्चर्स बैठे होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, मतलब उनका काम ये है कि भाई स्क्रीनशॉट ले लो। मान लो गवर्नमेंट ने कोई आर्टिकल डाला, स्क्रीनशॉट ले लो। किसी बंदे ने कोई ऐसी बात डाल दी जो अजीब है, और उन सोशल मीडिया रिसर्चर्स को जो बैठे हुए हैं किसी एक कमरे में, उनको पता है कि ये डिलीट होने वाली है। स्पेशली अगर आप चाइना पे नजर बनाओगे तो बहुत कुछ डिलीट होता है, क्योंकि वहाँ की जो पार्टी है वो डिलीट करवा देती है। तो एंथनी क्लैन ने क्या किया, ये जो डिजिटल फोरेंसिक्स है ना, या ये सारी डिटेल्स हैं, इनके थ्रू उसने ये पता लगाने की कोशिश करी कि एक्चुअल में गलवान में क्या क्या हुआ था और क्या क्या हुआ हो सकता है। तो एंथनी क्लैन को ये पता चला कि भाई जिस हिसाब से फैमिलीज या फैमिलीज के आसपास के पड़ोसी इनसाइड चाइना रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई गलवान में जो क्लैशेस हुए हैं उसमें लोगों की जान कितनी गई या फिर उनको चोटें लगी है, उस हिसाब से चाइना ने जो नंबर बताया है 4, वो तो बहुत पीछे रह गया, उससे बहुत ज्यादा नंबर है। और जिस हिसाब से किसी के जान जाने के बाद में जो फ्यूनरल्स होते हैं उसको आप जब कंडक्ट करते हो ना, तो आप सिंपल कंडक्ट नहीं कर सकते, आप कुछ ना कुछ फुटप्रिंट्स छोड़ देते हो। मान लो कि यार इस मोहल्ले में अगर 10 फ्यूनरल होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली इस मोहल्ले की जो सप्लाई है लकड़ियों की वो बढ़ जाएगी ना। तो उस तरीके से एंथनी क्लैन ने अपनी जो भी रिसर्च करी, चलो वो टेक्निकल साइड छोड़ते हैं, मेन चीज ये है कि एंथनी क्लैन ने जो बताया फाइनल रिपोर्ट वो ये थी कि चाइना की कैजुअलिटीज हुई है बहुत ज्यादा। 38 कैजुअलिटीज तो सिर्फ इस वजह से हुई है कि गलवान वैली में गलवान रिवर को क्रॉस करने के बाद जहां चाइनीज थे और इंडियन सोल्जर्स जब आए, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये 2 एरियाज है, ठीक है, इससे इधर इंडिया रह रहा है, इससे इधर चाइना है। अब ये जो बीच का एरिया है ना, ये पेट्रोलिंग एरिया है। पेट्रोलिंग एरिया ये इसलिए है क्योंकि इंडिया क्लेम करता है कि हमारा ये है एरिया और चाइना क्लेम करता है कि हमारा ये है, तो मतलब वो एक दूसरे से इंटर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, इसीलिए दोनों एक पोजीशन बनाते हैं और उसके बाद में जो एरिया बचता है ना, उसके बीच के एरिया में वो पेट्रोलिंग कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से भिड़ सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते, गोली नहीं चला सकते, लेकिन ये पेट्रोलिंग एरिया है। तो अब इसमें चाइनीज ने क्या किया, वो आगे आके बैठ गए, उनका यही एक पैटर्न रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे आके बैठ गए और वापस जाने को नहीं कह रहे थे। तो गलवान वैली क्लैशेस में वो आगे आके बैठे और वहां से वो जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। एक ब्रिज था जो उन्होंने क्रिएट कर दिया था, और बात ये हुई थी कि उस ब्रिज को तोड़ो क्योंकि वो पेट्रोल के एरिया में है, पेट्रोलिंग एरिया में तुम कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जब इंडियन सोल्जर्स आए इस उम्मीद में कि इन्होंने अब तक ब्रिज तोड़ दिया होगा उसके बीच में गलवान रिवर के ऊपर, जो सब जीरो रिवर है, तो जब इंडियन सोल्जर्स आए और उन्होंने अपने जो ब्रिज है वो साफ वाफ नहीं करा था, तो जो चाइनीज सोल्जर्स है उन्होंने इंडियन सोल्जर्स पे अटैक करने की कोशिश करी। उन्होंने प्लान करा होगा, पहले से प्लान करा होगा, लेकिन उनको ये रियलाइज नहीं हुआ, जो ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस उनको हुआ कि इंडियन सोल्जर्स जो थे वो ऑलरेडी, मतलब आप इस चीज को मैं आपको कैसे बताऊं कि इंडियन सोल्जर्स हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वॉर। इंडियन सोल्जर्स का या फिर किसी भी ऐसी कंट्री का ना इंसान का सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है जो प्रॉपर एक डेमोक्रेसी में रहता है। मैं अपने गली मोहल्ले में रह रहा हूँ, ठीक है, मेरा बचपन कैसे स्टार्ट हुआ है, मैं पहले अपने भाई बहनों से लड़ा हूँ, फिर स्ट्रीट के बच्चों से लड़ा हूँ, और मतलब फिर स्कूल में बुली हुआ हूँ, वहाँ लड़ा हूँ, फिर हर जगह लड़ा हूँ, है ना। लड़ने की वजह से हमारी जो मेंटालिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, छोटी मोटी बातों का हम बुरा नहीं मानते। पर चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में आप स्ट्रीट पे लड़ना छोड़ो, आप किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। चाइना में एक सोशल क्रेडिट सिस्टम होता है, अगर आपके लड़ाई झगड़े ज्यादा है तो आपके सोशल क्रेडिट सिस्टम से नंबर गिर जाएंगे, फिर आप प्लेन का टिकट नहीं ले सकते, आप ट्रेन का टिकट नहीं ले सकते, हो सकता है आप कल को बैंक लोन भी ना ले सको, और काफी सारी फैसिलिटीज आपकी रिवोक करी जा सकती है। तो वहां ऐसे स्ट्रीट फाइट्स नहीं होती, और जैसे हम सिबलिंग से लड़के सीखते हैं ना अपने भाई बहनों से, वो चीज तो और इंटरेस्टिंग है, वो आगे बताऊंगा आपको। तो मेन चीज ये थी कि चाइनीज जो है ना सोल्जर्स, उनको वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है पिछले डेकेड्स से, तो उन्होंने जो है वो सिमुलेशन ही करी थी सिर्फ कि अटैक क्या होता है, लड़ाई झगड़ा क्या होता है। पर हर किसी को ये लगता है कि बॉलीवुड, मेरे को सबसे ज्यादा मतलब, तो होता क्या ना कि जब हम सिमुलेशन या मूवीज ज्यादा देख लेते हैं, मूवीज में लड़ाई झगड़े देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि लड़ाई ऐसे होगी, ऐसे करके तुदुक तुदुक, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो मिली सेकेंड्स में कौन किधर का मुक्का आ गया, किसका कहाँ से थप्पड़ आ गया, पता नहीं चलता। वो जिसने लड़ाई फेस करी है या स्ट्रीट फाइट फेस करी है, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि रियल कॉम्बैट में, और तुम कितना मर्जी सिमुलेशन कर लो या फिर मूवीज देख लो या जो भी देख लो, थोड़ा फनी लगेगा, पर ये ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मुझे, ये सच था। तो चाइनीज जो सोल्जर्स थे उनके लिए वो बहुत ही ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस था, जिस हिसाब से इंडियन सोल्जर्स ने उन पे अटैक करना शुरू करा। इतना ट्रोमैटिक था, ये मैं नहीं कह रहा, ये एंथनी क्लैन की रिपोर्ट कह रही है, इतना ट्रोमैटिक था कि कमांडर जो है ना वो खुद कहाँ था पता नहीं,
और जो सोल्जर्स थे, जूनियर सोल्जर्स, उन्होंने वापस भागना शुरू कर दिया। जब वो वापस भागे, एज पर एंथनी क्लैन, जब उन्होंने रिट्रीट करने की कोशिश करी तो वो एक्चुअली रिवर के आगे ऑलरेडी आ चुके थे, ठीक है। तो 38 कैजुअलिटीज, 38 कैजुअलिटीज उस रिवर के अंदर, गलवान के अंदर वो बह गए। मतलब वो जो डिसिप्लिन होता है, जो ऑर्डर होता है, जो आपको आर्मी के अंदर फॉलो करना होता है, अपने कमांडर के इंस्ट्रक्शंस वगैरह, वो सब तो वो भूल ही गए। उनको ये भी पता नहीं चला कि गलवान के अंदर से निकलना कैसा है। और एज पर एंथनी क्लैन, मैं क्लेम नहीं कर रहा, 38 सोल्जर्स जो हैं वो सीधे सीधे गलवान रिवर में बह गए। अब आपको पता चलेगा कि चाइना उस टाइम वियर्ड क्यों एक्ट कर रहा था जब उसने अनाउंस किया। एक्चुअली जिस टाइम चाइना ने अनाउंस किया था ना 19 फेब को 2021 में, उससे जस्ट 1 या 1.5 महीने पहले, कुछ महीने पहले उसने पूरी तैयारी करी थी। कैसे? उसने दिसंबर 2020 में एक अपना लॉ पास करा। लॉ मतलब एक पहले क्या था, ये उनके यहाँ पे एक छोटा सा लॉ था कि भाई आप जो है सोल्जर्स की रेस्पेक्ट करो, स्पेशली दोज जिन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस करी हो अपनी लाइफ, ठीक। वो एक सिविल लॉ था जो बस लिखना जरूरी होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ बुक में। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, दिसंबर में एक नया लॉ अमेंड किया और वो बनाया कि एनी डिसरेस्पेक्ट टू द सोल्जर्स और दोज हु सैक्रिफाइस्ड द लाइफ, मतलब शहीदों के खिलाफ कोई भी डिसरेस्पेक्ट जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा, बहुत ही गंदा वाला, और उसमें 3 साल तक की सजा होगी। ये लॉ मॉडिफाई करा गया। जिस दिन अनाउंस हुआ उसके बाद में कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने अपने, उनके यहाँ प्लेटफॉर्म है वीबो, ट्विटर की तरह है, तो वहाँ पे उन्होंने आपत्ति जताने की कोशिश करी। जैसे एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर था क्वी जिमिंग, इस बंदे ने काफ़ी सवाल पूछे, जिसमें से एक सवाल ये था कि अगर चाइनीज सोल्जर्स की 4 कैजुअलिटीज भी हुई है, चलो मान लो 4 ही मान लेते हैं, तो कमांडर को कुछ क्यों नहीं हुआ? कमांडर कौन? कीफ अबाओ, जिसको विंटर ओलंपिक्स में टॉर्च बियरर बनाया गया। मतलब कमांडर तो सीधे सीधे लड़ना चाहिए ना, वो पीछे कहाँ खड़ा था भाई कि उसको कुछ नहीं हुआ। क्वी जिमिंग के अलावा उसके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स थे उस टाइम वीवो पे, और उसके अलावा और भी बहुत लोगों ने सवाल पूछने शुरू करे, क्योंकि चाइना को पता था कि चाइना के कंट्री के अंदर जो सोल्जर्स हैं उनकी फैमिलीज को तो पता होगा ना, उनके फैमिलीज के पड़ोसियों को पता होगा। इसीलिए जब वो कैजुअलिटीज को अनाउंस करेंगे तो कोई सामने नहीं आना चाहिए, उसके लिए एक लॉ चाहिए, क्रिमिनल लॉ चाहिए, ताकि उनको एकदम से पकड़ा जा सके और किसी को पता नहीं चलेगा उसके बाद में, ठीक है। इन्होंने क्यू जिमिंग जो है ना, ये बंदा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, इसको भी इन्होंने अरेस्ट करा। उसके बाद में इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करा गया होगा कि इसको नेशनल टीवी पे ले जाके ह्यूमिलिएट करा गया और इससे बोला गया कि साफ साफ सॉरी बोल नेशनल टीवी पे। फिर इसका अकाउंट डिलीट कर दिया और 8 महीने की सजा इसको सुना दी गई, और भी शायद काफी कुछ इसके साथ करा गया था। पर इस समय एक सवाल आता है कि वाई भाई, क्यों? कैजुअलिटीज को छुपाने से तुम्हें क्या फायदा हुआ? क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? उससे मिलेगा क्या तुम्हें? पर ये क्वेश्चन जो है ना, वो आप इंडिया के अंदर बैठ के पूछोगे ना, तो आपको बहुत ही वैलिड क्वेश्चन लगेगा कि भाई जो शहीद हुए हैं वो हमारे लिए शहीद हुए हैं, दे डिजर्व दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट की बताया जाए। पर जब आप चाइना के अंदर के स्ट्रक्चर को देखते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब तक ना इंटेलिजेंस को ये बहुत अच्छे से पता था कि एक डेमोक्रेसी और एक वन पार्टी रूल में ये फर्क होता है, काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप ही मान लो उसको आप, कि भाई डेमोक्रेसी में ना कोई लीडर नहीं होता, एक पोजीशन होती है। पीएम एक पोजीशन है, प्रेसिडेंट एक पोजीशन है, ठीक है। उस पे जो बंदा है, अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ भी हो जाए तो वो चेंज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वन पार्टी रूल में ऐसा नहीं होता है। ऊपर से आप आयरन हैंड से, मतलब क्या बोलते हो, आयरन फिस्ट से रूल करते हो, लेकिन अगर आपका लीडर कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या फिर आपका जो लीडर है वो पावर, उसमें पावर स्ट्रक्चर में लड़ाई झगड़े हो जाए ऊपर के टॉप के कमांडर्स में, तो नीचे की पूरी इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। इसलिए वन पार्टी रूल जो है वो बहुत वीक होती है। तो इंटेलिजेंस को ये पता था, चाहे वो यूएस इंटेलिजेंस हो, इंडियन इंटेलिजेंस हो। लेकिन चाइना हद से ज़्यादा आउट परफॉर्म हमेशा करता आया है अपने, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में और अपने कंट्री की भी ग्रोथ में। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद में एक चीज बड़ी पक्की हो गई, मतलब स्पेसिफिक चीज जो इंटेलिजेंस को समझ में आ गई, कि आपको चाइनीज इकोनॉमी या फिर चाइनीज के, मतलब अगर आपका वॉर हो रहा है तो आपको उनके जेट्स पे, फाइटर जेट्स पे या फिर उनकी शिप्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उनकी इन्फेंट्री पे ध्यान देने की जरूरत है, ह्यूमन सोल्जर्स पे। अब आप इस चीज को समझना, ठीक है। चाइना में 1980 से वन चाइल्ड पॉलिसी चली है, ठीक है। तो मतलब ये कि आज के टाइम पे जितने भी वहाँ पे बच्चे हैं ना, जो सोल्जर्स हैं, वो मोस्टली वन चाइल्ड है। अब इस चीज़ को समझना आपके, इसे बोलते हैं 4-to-1। 4-to-1 क्या होता है कि एक बच्चा जो 20 साल का है ना, उसको अपने 2 पेरेंट्स का ख्याल रखना है, साथ में उसको अपने 4 ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखना है इफ ही इज मैरिड। मतलब ये कि 3 जनरेशन और 6 लोग एक बंदे पे डिपेंडेंट हैं, और अगर उसकी जान जाती है तो वो सब
काइंड ऑफ बर्बाद हो जाते हैं, और साथ में उसकी पूरी ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी अगर वो नहीं बचा तो। और साथ में जब एक बच्चा हो ना और 2 पेरेंट्स 4 ग्रैंड पेरेंट्स हो तो उसको लाड़ प्यार बहुत ज्यादा मिलता है। उसके सिबलिंग्स नहीं होते, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वन चाइल्ड पॉलिसी में कहां से सिबलिंग्स होंगे। जब सिबलिंग्स नहीं होंगे तो आपका जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है ना अपने भाई बहनों से लड़ने का, आपको मजाक लगेगा पर भाई 5 साल की उम्र में से ही आपके दिमाग का विकास शुरू होता है। जब आप लड़ना शुरू करते हो, लड़ाई झगड़े डे इन डे आउट करते हो, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो चाइनीज सोल्जर्स का, मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स का, स्पेशली वन चाइल्ड जनरेशन का, कभी उस तरीके से दिमाग का विकास या उस टाइप से विकास ही नहीं हुआ कि वो एक प्रॉपर कॉम्बैट को लड़ सकें, और ना ही उनकी फैमिली चाहती है कि वो कोई कॉम्बैट लड़े। और ये मैं नहीं कह रहा, ये चाइनीज जो न्यूज़पेपर्स है ना, जो स्टेट द्वारा रन करे जाते हैं, उन्होंने खुद बोला हुआ है, खुद उन्होंने बोला हुआ है कि जो वन चाइल्ड जनरेशन है ना, वो दे आर विम्प्स। विम्प्स मतलब सोल्जर्स हु हैव नो फाइटिंग स्पिरिट, नो करेज और नो मोटिवेशन टू फाइट एट ऑल। हिंदी में कि वो सोल्जर्स जो लड़ने का साहस और ब्रेवरी नहीं रखते और ना ही उनके अंदर कोई मोटिवेशन है लड़ने की। अब ये चीज़ ना इंटेलिजेंस के लिए इतनी बड़ी विन थी कि 2024 में यूएस ने एक नया ऑर्डर पास किया, मतलब ताइवान को उन्होंने बड़े स्पेशल डिवाइसेस डिलीवर करे। क्या थे वो? छोटे छोटे ड्रोन्स, स्विच ब्लेड 300S, मतलब 700 के आसपास ये इन्होंने ड्रोन सप्लाई करे ताइवान को। इसी तरीके के 1-2 क्वालिटी के और ड्रोन सप्लाई करे। ये ड्रोन्स का काम क्या है? ये एक तरीके से फ्लाइंग गन है। फ्लाइंग गन मतलब कि 5-7 फीट की हाइट पे उड़ेंगे और इनका काम सिर्फ एक है, ह्यूमन सोल्जर को ढूंढना। ये ना शिप पे अटैक करते हैं ना नेवी पे। अब आप खुद ऑब्वियसली अगर आप नॉर्मल सिर्फ इस न्यूज़ को देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ताइवान जो है, जिसपे चाइना अटैक करके उसको इन्वेड कर सकता है, तो उसको नेवी की जरूरत है, मिसाइल्स की जरूरत है। ड्रोन क्या करेंगे अगर सामने वाला इन्वेजन करने आ रहा है? तो छोटे छोटे ड्रोन्स ठीक है, पर करेंगे क्या इन्वेजन के टाइम पे? तो वो थोड़ी बहुत कैजुअलिटी कर देंगे, उसके अलावा क्या? क्योंकि टारगेट ही वो है। अगर आप किसी भी एक वॉर में या किसी भी एक छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट में चाइना के 20,000 सोल्जर्स को टारगेट करने में सक्सेसफुल हो पाए, तो चाइना की जो इंटरनल ऑडियंस है, पॉपुलेशन है, उसमें आप 20,000 नहीं, सीधे 1-1.5 लाख लोगों को टारगेट कर रहे हो, जो केओस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली खत्म हो रही है, उनकी पूरी ब्लड लाइन खत्म हो रही है। तो इंटेलिजेंस को ये समझ आया था कि चाइना जो है वो डेकेड्स से किसी भी कंट्री के साथ कभी उसका वॉर नहीं हुआ, प्रॉपर लड़ाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इंटेलिजेंस को या फिर लोगों को मोस्टली ये लगता था कि चाइना जो है वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को पे फोकस करता है, इसलिए कोई भी लड़ाई झगड़ा जो है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को खराब करेगा, इसलिए वो नहीं करता। नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा, देश के अंदर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि सोल्जर्स की जान जाना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो जो वीडियोज है जो स्टार्टिंग में वायरल हुई थी, जिसकी मैं बात कर रहा था, मैंने बोला था ना कि वो हमारे लिए नहीं करते, इंडियंस के लिए नहीं थी वो वीडियोज कि इंडियन सोल्जर्स को पट्टी, मतलब वो उठक बैठक लगा रहे हैं इंडियन सोल्जर, सॉरी बोल रहे हैं। वो एक्चुअली हमारे लिए नहीं, वो अपने लिए, अपनी आर्मी के लिए करते हैं, जो यंग सोल्जर्स हैं, या फिर उनको जब पब्लिक में से रिक्रूट करनी होते हैं आर्मी के सोल्जर्स। चाइना की एक ऑर्गेनाइजेशन है MOUT, MOUT, मिलिट्री ऑपरेशंस ऑन अर्बनाइज्ड टेरेन। मतलब देखने में ऐसा लगेगा इसका PR ऐसे करी गई थी कि भाई साहब ऐसी टेरेन है ये, कि मतलब इसमें सिमुलेशन होती है। सिमुलेशन मतलब यूएस के साथ अगर वॉर छिड़ गया तो उनके एयरक्राफ्ट देखो ऐसे हैं, इनको हम ऐसे उड़ाएंगे यहाँ पे, मतलब एक सिमुलेशन, समझ रहे हो आप? वॉर की प्रॉपर सिमुलेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन। PR में तगड़ा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में बाद में जब पता चला ना इंटेलिजेंस को, तो पता चला कि वहाँ पे वो ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगा के बढ़िया और वीडियो शूट करते हैं। सारी वीडियो शूट क्यों करते हैं? ताकि उस प्रोपोगेंडा को वो यूजली आर्मी या फिर जो नए रिक्रूट्स हैं उनको दिखा सके कि भाई तुम्हें देखो हम लड़ सकते हैं, हम ऐसे लड़े थे और हम ऐसे लड़ेंगे, ऐसे अटैक कर देंगे। ये चीज़ गलवान वैली क्लैशेस के बाद में भी उन्होंने करी। जब उन्होंने अपने फाइटर जेट लॉन्च करा था कोई सा, तो उसमें उन्होंने वीडियो बना दी ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगा के, और ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगा के उन्होंने ट्रांसफॉर्मर मूवी का सीन उठा लिया, क्योंकि उन्होंने तो प्रोपेगेंडा रन करना है ना। और वैसे भी जो लोग, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि भाई तुम ये सिमुलेशन तैयार करो, ठीक है, ताकि तुम्हें ये प्रोपेगेंडा रन करना है, वो कौन सा डायरेक्टली पार्टी जो है वो डायरेक्टली ऊपर से उनको रूल कर रही है? मतलब रूल तो वही कर रही है, पर वो क्या करे? उनको तो जवाब देना है। अगर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो ना नहीं बोल सकते ऊपर पार्टी को, उनको कुछ बना के देना पड़ेगा। तो उन्होंने बना के दे दिया कि अगर यूएस का एयरक्राफ्ट है ना, तो हम ऐसे उड़ा देंगे, देखो अपने नए फाइटर जेट के साथ में, क्योंकि उनके पास तो ओरिजिनल एक्सपीरियंस भी नहीं था, क्योंकि वॉर तो कभी लड़ा नहीं। तो उन्होंने मूवीज की क्लिप उठा के बना दिया। यही इसी जो ये माउट सिमुलेटर है ना, इसी जगह पे ये सारी वीडियोस जनरेट हुई होंगी 99% जो इंडियन सोल्जर्स वाली। प्रॉपर ये लोग एक्टर्स बुलाते हैं, एक्टर्स चाइना के अंदर से ही, जिनकी स्किन थोड़ी डार्क हो, थोड़े से इंडियंस की तरह वो लगने चाहिए, और फिर वहाँ से वीडियो शूट वूट करके और प्रोपेगेंडा रन करा जाता है ऑन वीबो एज वेल एज ऑन उनके आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको दिखाने के लिए, और रिक्रूट्स को दिखाने के लिए कि देखो हमने ऐसा कर दिया था उस टाइम पे, तुम भी कर सकते हो। चाइना की आर्मी के अंदर जो केओस है ना, वो काफ़ी एक्सट्रीम है, जितना लोगों को पता नहीं है। एक तो एक आर्टिकल था जिसमें मतलब चाइनीज़ न्यूज़पेपर ने ही वो ट्रैक किया था, और उन्होंने बताया कि
जो अभी करंट जनरेशन ऑफ सोल्जर्स हैं, रिक्रूट्स हैं, वो ना फिट नहीं आ पा रहे टैंक्स के अंदर या फाइटर जेट्स के अंदर, क्योंकि उनका जो है वो सोडा ज़्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, या रात को स्क्रीन बहुत चलाते हैं, फ़ोन बहुत चलाते हैं, इस वजह से वो फिट नहीं आ पा रहे उस टैंक के अंदर, इसलिए टैंक का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मोटे हैं वो। मतलब आप इमेजिन भी कर सकते हो कि आप इंडियन आर्मी या फिर इंडियन जो सोल्जर्स हैं, आप सोच सकते हो कि भाई आप उनको ये बोल रहे हैं कि तुम मोटे ज़्यादा हो रहे हो। हालांकि इंटेलिजेंस को पता पहले से भी होगा कि भाई चाइनीज़ सोल्जर्स जो हैं वो कॉम्बैट रेडी नहीं है बिल्कुल भी, दूर दूर तक भी, और इनफैक्ट उनके सोल्जर्स की जान जाना, अगर वो उनके सोल्जर्स जो है उनकी लाइफ सेक्रीफाइस होती है तो पूरा चाइनीज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ये इंटेलिजेंस को एग्जैक्टली पता हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन गलवान वैली के क्लैशेस के बाद में इंटेलिजेंस इतनी श्योर हो गई कि उसके बाद में इंडिया ने भी बहुत नेक्स्ट लेवल स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। इंडिया और यूएस ने काफ़ी सारे, मतलब मोदी जो है वो बार बार इंडिया गए ताकि इंटेलिजेंस गैदरिंग करी जा सके। इंटेलिजेंस गैदरिंग ऐसे होती है कि दोनों के इंटेलिजेंस को कनेक्ट करा जा सके उस एरिया में। और अब जो है वो इंडिया को चाइना के एग्रेशन से डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव अ स्ट्रेटेजी। इवन आफ्टर के चाइना इकोनॉमिकली बहुत तगड़ा भी कर रहा हो, तब भी यू ऑलवेज हैव अ स्ट्रेटेजी। अब जब तक मैंने आपको ये नहीं बताया था ना, तो आपको भी ये लगता होगा कि भाई चाइनीज तो अनबीटेबल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये मीडिया बताने में सक्सेसफुल हो नहीं पाती प्रॉपर, तो अभी आपको समझ में आने लग गया होगा। खुद की रिसर्च भी करना, आपको जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू मानो, पर आपको समझ आएगा कि चीज़ें इधर ही घूमेंगी फिर बाद में। दैट्स इट।